नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी, एक प्रत्याशी ने हरियाणा के अंदर चुनावी नतीजों को चुनौती दी है और फिर से यहां पर चुनाव कराने की मांग की गई है। किस प्रत्याशी ने ये मांग की है, किस पार्टी से है, जानेंगे। बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसके साथ ही यहां पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आखिर 13 लाख वोटों का क्या है हरियाणा के चुनाव से संबंध। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के एक ऐसा खुलासा हुआ है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये खुलासा देख करके सुन करके जानेंगे आगे खबर को विस्तार से। इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे, एक साथ सैकड़ों ही नेता यहां पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है दोस्तों। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचेगी। लगातार बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार हलचल देखने को मिल रही है। अभी तक शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया है सीएम का, और वहीं निर्वाचन आयोग में याचिका दायर करके चुनाव फिर से कराने की मांग की गई है एक प्रत्याशी की तरफ से। बताते चले कि अटेली विधानसभा क्षेत्र से बसपा इनेलो के प्रत्याशी अतर लाल ने यहां पर मतगणना में गड़बड़ी, धांधली, हेरफेरी और तानाशाही का आरोप लगाया है। निर्वाचन आयोग में दायर याचिका में उन्होंने बताया है कि वह प्रारंभ से लेकर के 15 राउंड तक लीड पर थे, लेकिन काउंटिंग रुकने के बाद उनकी लीड अचानक से घटने लगी। आप लोगों को बताते चले, दोपहर के बाद मतगणना में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच करवा करके अटेली का विधानसभा चुनाव रद्द करके दोबारा से चुनाव कराने की मांग यहां पर की गई है बसपा इनेलो के प्रत्याशी की तरफ से। दोस्तों देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, वही यहां पर बसपा इनेलो के प्रत्याशी ने भी लगा दिया है। कई राउंड में यहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, कई सीटों पर लगभग 70 सीटों के करीबन वहां पर आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक से यहां पर जो काउंटिंग है उसको स्लो कर दिया जाता है और फिर यहां पर अचानक से शाम को 4-5 बजे के करीब भाजपा को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, जिसको लेकर के अब यहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है दोस्तों। चुनाव आयोग कई पार्टियां पहुंची हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव आयोग क्या कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। क्या ये मामला कोर्ट में जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है? कई तरह के सवाल हैं दोस्तों। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाली दोस्तों आप लोगों को खबर बताते चले। वोटिंग प्रतिशत बदलते ही 13 लाख वोटों का अंतर। चुनाव आयोग की क्या खुल चुकी है पोल। जो लोकसभा के चुनाव के दौरान देखने को मिला, वही हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा चुनाव में चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेगा, जब अपने ही जारी किए गए आंकड़ों में खुद ही बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, चुनाव आयोग ने यहां पर मतदान होने के बाद में आंकड़ा जारी किया और बताया कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में 61.19% का मतदान हुआ है, और उसके बाद में यहां पर एक आंकड़ा जारी किया गया और कहा गया कि यह आधिकारिक आंकड़ा 67.9% मतदान का दर्ज किया गया है, यानी कि जबरदस्त तरीके से मतदान करीबन 6% के करीब बढ़ चुका है। और वहीं कई जगहों से 99% 4 GVM भी मिली है, जिसके बाद में ये सवाल और भी गंभीर हो जाता कि आखिर ये वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा। इसी पूरे मामले पर दोस्तों यहां पर एक पत्रकार ने ट्वीट किया और कहा कि इस खुलासे को सुन करके आप हिल जाएंगे कि हरियाणा में वोटिंग के दिन चुनाव आयोग ने वोटिंग का आंकड़ा दिया, जो कि यहां पर 61% के करीबन था, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने आंकड़ा नया दिया जो कि 68% के करीबन था। मतलब यहां पर 6% से भी ज्यादा का वोट बढ़ा दिया गया। संख्या में देखें तो 13 लाख वोट 90 सीटों पर बढ़ा दिए गए, यानी कि प्रति सीट करीब 15,000 वोट बढ़ा दिए गए। 90 सीटों के हिसाब से देखें तो 15,000 से कम वोटों से हारने वाली सीटों की संख्या 50 है। जी हां दोस्तों, अब आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि भाजपा को बहुमत कैसे मिला है। यहां पर भाजपा की यहां पर इतनी जबरदस्त सीटें कैसे आई हैं, किस प्रकार आई हैं।
इस खबर के बाद में खुलासा हो ही रहा है दोस्तों। 15,000 से कम वोटों से हारने वाली सीटों की संख्या 50 है। इतने यहां पर वोटों की हेरफेर देखने को मिली है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, इस खबर को लेकर के बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग को सामने आकर के पूरे मामले पर यहां पर जवाब देना चाहिए और मामले की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करना ही चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। यूपी के अंदर उपचुनाव होना है और इस बीच बहराइच के मामले के बाद में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर हमलावर। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव बोले चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है ये तो सब जानते हैं, जनता समझदार है, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों देख सकते हैं कि योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव ने निशाना साधा है बहराइच के मामले को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होना है और दिग्गज नेता शरद पवार जो कि लगातार एक एक करके सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। शरद पवार जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं। इस बीच शरद पवार बोले मैं अभी 84 साल का हूं और अभी कहीं नहीं जाने वाला जब तक महाराष्ट्र फिर से सही राह पर नहीं आ जाता है। ये शरद पवार ने हुंकार भरी है दोस्तों। शरद पवार ने यहाँ पर अपना जबरदस्त तरीके से जलवा लोकसभा के चुनाव के दौरान भी दिखाया था। जबरदस्त तरीके से उनकी पार्टी जीती थी और इस बीच यहाँ पर वे लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एनडीए को झटके लगने शुरू हो चुके हैं। पूर्व विधायक यहाँ पर धृपतराव सावले समेत कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सदस्यता ले ली है। कांग्रेस पार्टी में एक साथ सैकड़ों नेता कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हो गए हैं भाजपा के लिए। ये यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा झटका साबित हुआ है महाराष्ट्र में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक का सभी विपक्षी सांसदों ने खुले तौर पर बहिष्कार कर दिया। जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता अनवर मणिपादी बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए वक्फ बिल से ध्यान भटका रहे थे। वे अब इस पर चर्चा के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे। विपक्ष बीजेपी को ओछी राजनीति नहीं करने देगा किसी भी कीमत पर, ये यहाँ पर कहना है इंडिया गठबंधन के नेताओं का। दोस्तों भाजपा अपना एजेंडा चलाना चाहती थी मीटिंग में, लेकिन यहाँ पर विपक्षी सांसदों ने ऐसा होने नहीं दिया और बैठक का बहिष्कार कर दिया और कहा कि हम मिलेंगे अब लोकसभा के अध्यक्ष से इस मुद्दे को लेकर के। इसके साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है पीएम मोदी और गौतम अडानी को लेकर के। आखिर मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है पूरे मामले पर। दोस्तों मामला बेहद ही गंभीर है और राहुल गांधी एक बार फिर से सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि भरी संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी विदेशी दौरों पर जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात सबको पता है कि जब भी पीएम मोदी का विदेशी दौरा होता है उसके कुछ समय के बाद ही अडानी को वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी क्रम में एक बड़ा खुलासा दोस्तों केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री ने कर दिया है, जिसके बाद देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का सनसनीखेज बयान सामने निकल के आया है। पीएम मोदी ने गौतम अडानी से उनको मिलवाया और अडानी समूह के अलग अलग प्रोजेक्ट दिखाने के लिए केन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुलाया था। ये यहां पर खुलासा किया है। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। दोस्तों केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के बयान पर सुप्रिया श्रीनेत बोली कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या अडानी के एजेंट हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत का दोस्तों कहना है। इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।